नमस्कार दोस्तों, मेरी चैनल पर आपका स्वागत है। आज फिर मैं एक नया विषय लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत हुआ हूँ। आज का विषय है मेडिक्लेम पॉलिसी के अंतर्गत आने वाले दावे, खारिज होने का रीज़न या रिजेक्ट होने का कारण और उनका निदान। वैसे तो इस विषय पर काफ़ी वीडियो आपने देखे होंगे, पर ये मेरा जो वीडियो है वो उन सब वीडियो से काफ़ी डिफरेंट मिलेगा। उसका कारण है कि मैंने पूर्व में भी आपको बताया था कि मैं 35 वर्ष इंडिया की सेकंड लार्जेस्ट जनरल इंश्योरेंस कंपनी में कार्य कर चुका हूँ। और दोस्तों, उन कार्यकाल के दौरान जो भी मेरे अनुभवों का निचोड़ है वो मैं आपको बताता हूँ। ये कहीं से सर्च किया हुआ या किताबों में पढ़ा हुआ नहीं है, ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है जिनसे कि आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिल सकता है। तो चलिए आज के विषय पे हम चर्चा करते हैं। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति हॉस्पिटलाइज है तो उस पर काफ़ी मानसिक दबाव होता है। एक तो उसकी बीमारी का दबाव, दूसरा उसको जो एक्सपेंसेस, हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस पे करना है उसका दबाव। तो नेचुरली एक फाइनेंशियल बर्डन जो होता है उसका बहुत ही अधिक दबाव होता है। लेकिन यदि उस व्यक्ति ने मेडिक्लेम बीमा पॉलिसी ले रखी है तो वो काफ़ी हद तक निश्चिंत होता है। उसको भरोसा होता है कि जो भी हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस आएंगे उसके बिहाफ पे कंपनी उसको पे करेगी और उसको फाइनेंशियल बर्डन से रिलीफ मिलेगा। लेकिन सोचिए कि यदि उसको बीच में पता चलता है कि उसका जो क्लेम है वो निरस्त हो चुका है, कैशलेस अप्रूवल रिजेक्ट हो गया है, तो उस पर क्या बीतेगी। नेचुरली ये वो इंश्योरेंस कंपनी को भला बुरा कहना शुरू कर देगा। लेकिन भला बुरा कहने के पहले हम अपना आत्म अवलोकन करें कि कहीं इसमें हमारी गलती तो नहीं है। दोस्तों, इंश्योरेंस एक एग्रीमेंट होता है बिटवीन इंश्योरर और इंश्योर्ड के बीच में। एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट है ये। तो लीगल कॉन्ट्रैक्ट में सभी फैक्ट डिस्क्लोज करना दोनों पक्षों को आवश्यक है। इसलिए पॉलिसी लेने के पूर्व आप जब भी अपना प्रपोजल फॉर्म भरते हैं तो अपने से संबंधित सभी तथ्यों को ईमानदारी पूर्वक उसमें मेंशन करें। कई बार क्या होता है, प्रपोजल फॉर्म भरते हुए समय हम कई तथ्य अपने छुपा जाते हैं, जैसे कि प्री एग्जिस्टेंट डिसीज़, यदि हमें कोई पूर्व से बीमारी है, या हम हार्ट पेशेंट हैं, या हम बीपी के मरीज हैं, या डायबिटीज़ है, या कोई अन्य प्रकार की बीमारी है, या हमारी कोई हैबिट्स हैं, जैसे हम एल्कोहलिक हैं, ड्रिंक करते हैं, स्मोक करते हैं, टबाको चबाते हैं। इस प्रकार की जो हमारी हैबिट्स हैं वो हम मेंशन नहीं करते, जबकि इंश्योरेंस कंपनी की रिक्वायरमेंट होती है। तो हमेशा आप कोशिश करिए कि ईमानदारी पूर्वक अपने प्रपोजल फॉर्म में हर चीज़ मेंशन कर दें, जिससे कि जो आपका एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट है जो पॉलिसी के रूप में कन्वर्ट होता है वो वैलिड रहे। यदि इसमें से कोई तथ्य आप छुपाते हैं और क्लेम के टाइम ये तथ्य प्रकट होता है तो आपका दावा निरस्त हो जाता है, मतलब आपका जो इंश्योरेंस लीगल कॉन्ट्रैक्ट है वो वाइड हो जाएगा। तो नेचुरली ये आपको क्लेम नहीं मिलेगा। तो चलिए अब वन बाई वन हम कोशिश करते हैं एक एक रीज़न के ऊपर डिस्कस करने के लिए कि क्यों हमारा क्लेम निरस्त होता है। पहला रीज़न, हमारा जो सबसे मुख्य रीज़न है वो है प्री एग्जिस्टेंट डिसीज। जनरली इंश्योरेंस कंपनी दो ग्राउंड पे क्लेम रिजेक्ट करती है। पहला तो ये कि आपने प्री एग्जिस्टेंट डिसीज डिस्क्लोज नहीं की है, तो ड्यू टू नॉन डिस्क्लोजर ऑफ फैक्ट वो क्लेम आपका रेपुटेट करते हैं। दूसरा, वो प्री एग्जिस्टेंट डिसीज से कोरिलेट करके जो आपका नया डिसीज है जिसका ट्रीटमेंट हुआ है उसको रिजेक्ट कर देते हैं कि ये आपका प्री एग्जिस्टेंट डिसीज़ की वजह से ये बीमारी आपको हुई है। तो ये दो रीज़न होते हैं प्री एग्जिस्टेंट डिसीज़। प्री एग्जिस्टेंट डिसीज़ मतलब पॉलिसी लेने के पूर्व में 4 साल के अंदर यदि आपको कोई बीमारी हुई है या उसका कोई इलाज किया गया है तो वो प्री एग्जिस्टेंट डिसीज़ कहलाती है। दूसरा जो क्लेम निरस्त करने का कारण होता है वो होता है डिले इन क्लेम इंटीमेशन। एज पर पॉलिसी कंडीशन
हॉस्पिटलाइज होने के विथिन 24 आवर्स या तुरंत आपको बीमा कंपनी या टीपीए को क्लेम इंटीमेशन देना आवश्यक है। यदि इसमें आप फेल हो जाते हैं तो डिले इन इंटीमेशन के आधार पर आपका दावा निरस्त कर दिया जाता है। तीसरा जो रीज़न होता है वो आपने जो क्लेम जो आपने मेंशन किया है क्लेम फॉर्म में, वो आपकी मेडिकल हिस्ट्री से या मेडिकल रिकॉर्ड से मैच नहीं करता। चौथा जो रीज़न होता है वो होता है पुअर डॉक्यूमेंटेशन। इंश्योरेंस कंपनी की जो रिक्वायरमेंट होती है उसके अकॉर्डिंगली यदि आपने कोई डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं किया है तो उसके आधार पर भी इंश्योरेंस कंपनी क्लेम रेपुटेट कर देती है। इसके अलावा भी कुछ छोटे छोटे रीज़न होते हैं जिनके आधार पर आपका क्लेम निरस्त हो जाता है। एक बहुत महत्वपूर्ण कारण क्लेम रिजेक्ट होने का जो मैं मिस कर रहा था वो ये है कि वेटिंग पीरियड, ड्यूरिंग द वेटिंग पीरियड यदि कोई क्लेम हम करते हैं तो वो रिजेक्ट हो जाती है। वेटिंग पीरियड क्या होता है? वेटिंग पीरियड हर पॉलिसी में एक निश्चित अवधि होती है जिसके दौरान पर्टिकुलर डिसीज़ कवर नहीं होती। जैसे कि प्रथम 2 वर्ष में कैटरेक्ट, अर्निया, रिमूवल ऑफ यूटेरस जैसी बीमारियां कवर नहीं होती। 4 साल या 3 साल की अवधि में प्री एग्जिस्टेंट डिसीज़ कवर नहीं होती, या कुछ मेजर सर्जरीज विथ इन 4 ईयर कवर नहीं होती। तो पॉलिसी कंडीशन पढ़ने के बाद ही आप अपनी बीमारी का इलाज कराने के लिए आगे बढ़ें। यदि आपकी बीमारी वेटिंग पीरियड में आती है तो कृपया वेटिंग पीरियड समाप्त होने का इंतज़ार करें यदि कोई इमरजेंसी नहीं है तो दोस्तों, ये थे बीमा रिजेक्ट होने के मुख्य कारण। अब हम इसका निदान क्या होता है इस पर चर्चा करते हैं। जब आपको पता चलता है कि बीमा कंपनी ने आपका दावा निरस्त कर दिया है तो आप बीमा कंपनी से रेपुटेशन लेटर मिलने का इंतज़ार कीजिए। मतलब निरस्त करने का रीज़न, बीमा कंपनी आपको एक पत्र द्वारा सूचित करेगी कि किस आधार पर उसने आपका दावा निरस्त किया है। एक बार जब आपको रेपुटेशन लेटर मिलता है तो आप उसका अवलोकन करिए कि बीमा कंपनी ने उसमें किस पॉलिसी कंडीशन के आधार पर आपका दावा निरस्त किया है। यदि बीमा कंपनी ने कोई उचित कारण नहीं दिया है या पॉलिसी कंडीशन या उसका क्लास मेंशन नहीं किया है तो आप पुनः बीमा कंपनी को अनुरोध कीजिए कि वो किस पॉलिसी कंडीशन के अंतर्गत ये दावा निरस्त किया गया है उसको उचित रूप से अपने पत्र में मेंशन करें। जब आपको दोबारा पत्र प्राप्त हो जाता है, रेपुटेशन लेटर मिल जाता है, तो आप उसका अवलोकन करिए कि बीमा कंपनी ने किस आधार पर आपका दावा निरस्त किया है। जनरली वो कई बार छोटे छोटे आधार बनाकर बीमा कंपनी आपके दावा निरस्त कर देती है, जैसे कि डिले इन क्लेम इंटीमेशन। यदि आपका क्लेम इंटीमेशन देने में देर हुई है तो आप उसका उचित कारण आपने क्यों देर की है वो बताते हुए बीमा कंपनी को अनुरोध करिए कि उसका क्लेम दोबारा रिव्यू करे और उनका क्लेम पास करे। दूसरा आधार होता है पुअर डॉक्यूमेंटेशन। ड्यूरिंग द हॉस्पिटलाइजेशन या ट्रीटमेंट के दौरान कोई डॉक्यूमेंट आपसे छूट जाता है और बीमा कंपनी की वो रिक्वायरमेंट होती है, बीमा कंपनी आपसे डिमांड करती है और आप उसको सबमिट नहीं कर पाए हैं, तो कृपया करके वो डॉक्यूमेंट लेकर आप बीमा कंपनी को पुनः प्रेषित करें और अनुरोध करें कि आपका दावा पास कर दिया जाए, अप्रूव कर दिया जाए। तीसरा जो महत्वपूर्ण कारण होता है वो होता है प्री एग्जिस्टेंट डिसीज़। यदि प्री एग्जिस्टेंट डिसीज़ को कोरिलेट करके आपकी वर्तमान जो बीमारी है जिसका आप ट्रीटमेंट कर रहे हैं और बीमा कंपनी ये आपको बताती है कि जो वर्तमान आपकी बीमारी है वो पूर्व विद्यमान बीमारी मतलब प्री एग्जिस्टेंट डिसीज़ से कोरिलेट करती है, जिसकी वजह से आपको ये बीमारी हुई है, तो आप अपने मेडिकल एक्सपर्ट की ओपिनियन लें और आपका मेडिकल एक्सपर्ट या जो आपके जो फैमिली डॉक्टर हैं वो आपको ये बताते हैं कि नहीं इससे इसका कोई संबंध नहीं है, तो फिर आप एक रिप्रेजेंटेशन पुनः बीमा कंपनी को दें
और उनको क्लेम रिव्यू करने का अनुरोध करें। इन सब के बाद भी यदि बीमा कंपनी आपकी सुनवाई नहीं करती तो हर बीमा कंपनी का एक ग्रीवेंस पोर्टल होता है। आप गूगल में जाकर सर्च करेंगे तो ऑनलाइन पोर्टल हर बीमा कंपनी का आपको मिल जाएगा। आप उस ग्रीवेंस पोर्टल में अपनी कंप्लेंट विद डॉक्यूमेंट्स रजिस्टर कराइए। बीमा कंपनी को 15 दिन के IRDA द्वारा समय दिया गया है। 15 दिन के अंदर आपकी ग्रीवेंस का जवाब आपको मिल जाएगा। 15 दिन के अंदर यदि वो ग्रीवेंस का जवाब आपको नहीं मिलता तो ग्रीवेंस पोर्टल से वो मैटर एस्केलेट हो जाएगा हायर अथॉरिटी को। यदि हायर अथॉरिटी से भी आपको रिप्लाई प्रॉपर टाइम में नहीं मिलता तो फिर आपके पास ऑप्शन है IRDA में जाने का। IRDA भी आप ऑनलाइन कंप्लेंट अपनी दर्ज करा सकते हैं, जिसको मैं स्क्रीन पर मेंशन कर रहा हूँ। IRDA को आप समुचित डॉक्यूमेंट्स के साथ अपना क्लेम रजिस्टर, अपनी कंप्लेंट रजिस्टर करवा सकते हैं। IRDA तुरंत ही उस पर एक्शन लेता है और संबंधित बीमा कंपनी से पूछताछ करता है किस आधार पर आपका दावा निरस्त किया गया है। यदि आपका दावा अनुचित आधार पर निरस्त किया गया है तो आपको राहत मिल जाएगी। यदि IRDA से भी आपको राहत नहीं मिलती तो फिर एक तीसरा रास्ता ये है कि आप बीमा लोकपाल ओम्बड्समैन में जा सकते हैं। बीमा लोकपाल हमारे देश में लगभग 17 जगह पर स्थित है। बीमा लोकपाल में भी आप ऑनलाइन कंप्लेंट रजिस्टर करा सकते हैं। जैसा कि अभी मैंने बताया कि लगभग 17 शहरों में बीमा लोकपाल स्थित है। यदि आपके शहर में बीमा लोकपाल का ऑफिस है तो आप पर्सनली विजिट करके अपनी कंप्लेंट वहाँ दर्ज करा सकते हैं विद डॉक्यूमेंट्स, जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स होंगे। या आप रजिस्टर्ड पोर्ट से भी बीमा कंपनी के बीमा लोकपाल के एड्रेस पर अपनी कंप्लेंट भेज सकते हैं। कंप्लेंट मिलने के बाद बीमा लोकपाल 3 महीने के अंदर उसका निराकरण कर देगा। इसमें एक सबसे अच्छी बात यह है कि यदि बीमा कंपनी केस हार जाती है तो वो कंज्यूमर फोरम में या कहीं अन्य कोर्ट में नहीं जा सकती अपील के लिए। लेकिन यदि उपभोक्ता केस हार जाता है, यानी आप यदि कोई केस हार जाते हैं लोकपाल में, तो आप इसका अपील कंज्यूमर फोरम में कर सकते हैं। बीमा लोकपाल में अप्रोक्सीमेट 50 लाख से कम अमाउंट के दावों की सुनवाई की जाती है और क्लेम कंप्लेंट दर्ज करने का समय होता है विथिन 1 ईयर। तो आप इस बात का ध्यान रखिए कि 1 साल के अंदर आपका जो भी कंप्लेंट है वो बीमा लोकपाल तक पहुंच जाए। बीमा लोकपाल से भी यदि हम केस हार जाते हैं तो हमारे पास रास्ता होता है कंज्यूमर फोरम में जाने का, जो आप अपने किसी वकील की सहायता से या स्वयं एक पत्र द्वारा और रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट के साथ सीधे कंज्यूमर फोरम में अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। तो दोस्तों, कंज्यूमर फोरम में भी यदि आपको निराशा मिलती है तो उसके लिए आप सिविल कोर्ट जा सकते हैं या कंज्यूमर फोरम के बाद आप नेशनल कंज्यूमर फोरम में अपील कर सकते हैं। यदि आप निश्चिंत हैं, एश्योर हैं कि बीमा कंपनी ने अनुचित आधार पर आपका दावा खारिज किया है और आपकी जो बीमारियां हैं वो एक्सक्लूजन में नहीं आती हैं, तो निश्चित रूप से आपके पक्ष में ही निर्णय होगा। तो दोस्तों, ये कुछ कारण थे दावा निरस्त होने के, और दावा निरस्त होने के बाद हमें क्या करना चाहिए, कहाँ अपील में जाना चाहिए, उसका मैं विवरण देने की कोशिश की। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि पसंद आया है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। अगले एपिसोड में आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू।